गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पूनम राय। आप लोगों में से बहुत से बच्चों की मांग थी कि समाज से संबंधित वीडियो लाया जाए, तो आप लोगों की इसी मांग को पूरा करते हुए इस वीडियो में हमने समाज के बारे में चर्चा की है। समाज क्या है? विभिन्न पदों के मिलने से, यानी दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं और एक नए और सार्थक शब्द को निर्मित करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम समास कहते हैं। और इस प्रकार बने हुए पद को समस्त पद कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहला पद और उत्तर पद मतलब बाद का दूसरा पद। अब इसमें हम देखते हैं कि समास क्या है, समस्त पद क्या है और समास विग्रह क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से जो शब्द निर्मित होता है उसे हम समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। इनको मिलाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं और इनके अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। समस्त पदों के बीच में किस प्रकार का संबंध है, वो संबंध जब हम बताते हैं तो उसको हम कहते हैं समास विग्रह। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में दो शब्द मिले हुए हैं, राज और पुत्र। इसमें अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में ये कारकीय पद आ जा रहा है का। ये दोनों के संबंध को स्थापित कर रहा है, राजा का पुत्र। तो ये हुआ विग्रह और ये राजपुत्र क्या हो गया, समस्त पद हो गया। समास मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। दो उपभाग होते हैं, कर्मधारय और बहुव्रीहि। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम ये जानते हैं कि प्रधान खंड क्या है और गौड़ खंड क्या है। इससे पहले जरा हम ये देख लें कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, ये जो आप लोगों को शब्द दिख रहे हैं ये गूगल प्रिंटिंग के कारण है और ऐसे शब्द आपके एग्जाम में भी आते हैं, आप उनको पढ़ने में परेशानी का अनुभव करते हैं। तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, ये जो स्वर है अलग हो जाता है। इसी प्रकार पदेन र जब अलग हो जाता है, इसमें ये जो है ये पदेन र होता है। प्रधान ये भी इसी प्रकार पदेन र लगा हुआ है, तो इसको पहचानते रहिए। आगे हम आते हैं, प्रधान खंड क्या है। पदों के जिस भाग पर महत्ता दिखाई देती है, मुख्य बल पड़ता है, उसे हम प्रधान खंड कहते हैं। और जो कम महत्वपूर्ण होता है, गौड़ का मतलब कम महत्वपूर्ण होना, जिस पर अर्थ पर ज्यादा बल नहीं पड़ता, उसे हम गौड़ खंड कहते हैं। अब देखते हैं समास अव्ययी भाव समास क्या है। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है वहां अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय अव्यय क्या होता है, जो शब्द किसी भी परिस्थिति में
लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। तो जब पहला पद अव्यय होता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। आमरण, अनुरूप, यथा शक्ति, यथा योग्य, यथा क्रम, यथा मतलब उसी प्रकार। तो यहाँ पे प्रथम पद हमको क्या मिल रहा है? अव्यय, प्रति, यथा। यहाँ आ और अनु क्या है? उपसर्ग है। इसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे विवाहोपरांत, विवाह उपरांत। यहाँ विवाह तो अव्यय नहीं है, ये एक संज्ञा है। इसी प्रकार दानार्थ, दान के लिए। तो यहाँ पर जो विवाहार्थ है, दानार्थ है, विवाहोपरांत है, क्रमानुसार है, विश्वास पूर्वक है, इसमें प्रथम पद जो है वो संज्ञा है। तो ऐसे पद को हम नाम पद समास कहते हैं। इसमें अव्ययी भाव समास में जैसे पहला पद अव्यय होता है तो इसमें पहला पद संज्ञा या विशेषण हो जाता है। ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत ही आता है। तो अब तक तो ये समझ गए होंगे, जैसे प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, यथा योग्य, यथाशक्ति, आमरण, अनुरूप, यथाक्रम, भरपेट, इसमें ये सारे अव्यय हैं या उपसर्ग हैं। और इसी प्रकार प्रश्नानुसार, क्रमानुसार, विश्वास पूर्वक, इसमें प्रश्न, क्रम या विश्वास ये अव्यय तो नहीं है लेकिन अव्यय का काम करते हैं, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व, जहां दो शब्द समान हो, जो जब समान रहेंगे तो दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे, यानी द्वंद्व समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होता है। जैसे गंगा यमुना, पाप पुण्य, आचार विचार, खरा खोटा, आगा पीछा। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसके पदों के बीच में योजक चिन्ह लगे होते हैं, इसीलिए इस चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। तो इनको पहचानना बहुत आसान होता है। इनका जब हम विग्रह करते हैं तब इनमें थोड़ा अंतर दिखता है। इसके अनुसार द्वंद्व समास के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व में क्या होता है? इतरेत्तर द्वंद्व में विग्रह करते समय और तथा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि समाहार द्वंद्व में पदार्थ जो वर्णन हम करते हैं उसके अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य पदार्थों का भी अनुमान हो जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। तथा वैकल्पिक द्वंद्व जो होता है इसमें या अथवा इस प्रकार के विकल्प सूचक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां जो विग्रह दिए हुए हैं गंगा और यमुना, यहां और शब्द जो है ये किस प्रकार के द्वंद्व को सूचित कर रहा है? इतरेत्तर द्वंद्व को। आचार और विचार ये इतरेत्तर द्वंद्व है। पाप और पुण्य इतरेत्तर द्वंद्व है। इसी प्रकार आगा और पीछा। लेकिन जो यहाँ शब्द दिख रहा है खरा या खोटा, यहाँ विकल्प दिखाई दे रहा है। समाहार द्वंद्व का उदाहरण अगर हम देखें
तो दाल, रोटी, चावल आदि। तो यहाँ दाल, रोटी और चावल, तो दाल रोटी तो हुआ, चावल या अन्य इस तरह के शब्द जो हैं उसमें समाहित हो गए। तो इस प्रकार समाहार द्वंद्व में उसी प्रकार के अन्य पदार्थों को इंगित कर देते हैं। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद कम महत्वपूर्ण होता है, यानी अप्रधान होता है, जबकि उत्तर या बाद का पद ही प्रधान होता है। अब अगर हम 5 कहते हैं तो 5 से कुछ स्पष्ट नहीं होता है, सिर्फ संख्या पता चलती है। लेकिन जब पंचवटी कहते हैं तो वट का मतलब है वृक्ष, ऐसा स्थान जहां 5 वृक्ष हो वो स्थान हो जाएगा पंचवटी। इसी प्रकार शताब्दी, तिराहा, चौराहा, नवग्रह, दोपहर इत्यादि में प्रथम पद जो हैं ये संख्या को दर्शाते हैं, लेकिन जो बाद का पद है वो अर्थ को स्पष्ट करता है। इसलिए बाद का पद महत्वपूर्ण है द्विगु समास में, जबकि द्वंद्व समास में दोनों महत्वपूर्ण होता है और अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद अप्रधान होता है। अब हम आते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो वहां तत्पुरुष समास विशेषण होने के कारण गौण होता है। पहला पद विशेषण होता है लेकिन गौण होता है, और उत्तर पद जो है वो विशेष्य होता है और वही प्रधान भी होता है। जैसे युद्ध क्षेत्र, तो युद्ध क्षेत्र में युद्ध का क्षेत्र हुआ, यहां युद्ध भी संज्ञा है और क्षेत्र भी संज्ञा है। जो तत्पुरुष समास होते हैं ये दो प्रकार से बनते हैं, एक तो संज्ञा संज्ञा मिला के और दूसरा संज्ञा क्रिया मिला के। युद्ध और क्षेत्र दोनों संज्ञा है और इसके बीच में जब हम कारकीय पद लगा रहे हैं का, तो युद्ध का क्षेत्र इनमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम शब्द लेते हैं शरणागत, तो आगत क्या है? क्रिया है। आगत मतलब आया हुआ, और शरण ये संज्ञा है। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है? शरण आगत, यानी शरण में आगत, शरण में आया हुआ। इसी प्रकार पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो है वो विशेषण होता है और ये गौण होता है, यानी कम महत्वपूर्ण होता है, जबकि उत्तर पद विशेष्य होता है और यही महत्वपूर्ण भी होता है। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कर्ता को कारक नहीं मानते संस्कृत में, इसलिए कर्म से शुरू करते हैं। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, ये 6 कारक होते हैं और इन्हीं 6 प्रकार के तत्पुरुष समास भी होते हैं। कर्म तत्पुरुष जिसका चिन्ह को होता है, और जब हम इस प्रकार के शब्दों का विग्रह करते हैं तो उनके विभक्ति के अनुसार ही हम उसका नाम बताते हैं। जैसे युद्ध क्षेत्र, शरण आगत, शरण में आया हुआ। तो यहां में क्या है? में और पर चिन्ह है अधिकरण कारक का,
तो यहाँ अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। स्नानागार, स्नान के लिए स्थान। स्नान के लिए, यहाँ के लिए क्या है? संप्रदान है, तो वहां संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार कारकीय पदों का प्रयोग जहां होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो भाग बचे हुए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित प्रश्नों को हम लोग जानेंगे, जिससे आपके आगे के एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पसंद आए तो शेयर करिए। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।